माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, शपथ एवं प्रतिज्ञान। हम बोलते जाइए। श्री अशोक गहलोत, सरदारपुरा। मैं अशोक गहलोत, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री लक्ष्मण सिंह रावत, भीम। मैं लक्ष्मण सिंह रावत, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री हबीबुर रहमान, मुंडवा। मैं हबीबुर रहमान, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री हीरालाल देवपुरा कुंभलगढ़। मैं हीरालाल देवपुरा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर दिनांक 15 जनवरी 1999 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है। प्रशासकीय पत्र संख्या 57/10 राजभवन 1998/211 दिनांक 16 जनवरी 1999। प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपका अर्थशास्त्रीय पत्र संख्या F/1 विधानसभा /98 3224 दिनांक 15 जनवरी 1999 में प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूँ। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरी कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुँचाने का कष्ट करें। प्रश्नकाल। डॉक्टर जसवंत सिंह। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1। खंड 1। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र मुंडावर में कोई 132 केवी जीएसएस कार्यरत नहीं है। खंड 2। 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाने हेतु निम्न मानदंड हैं। 1। प्रस्तावित 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन पर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 16 MVA व शहरी क्षेत्र में 10-12 MVA के लोड आने की संभावना हो। 2।
33 केवी फीडर जो बाद में 132 केवी सब स्टेशन से जोड़े जाएंगे पर वोल्टेज रेगुलेशन 9% या डिमांड लॉसेज 5% से अधिक हो या वह सब स्टेशन की स्थापना से लाइन लॉसेज में समुचित सुधार हो और सब स्टेशन की स्थापना से सिस्टम में स्टेबिलिटी हो यानी नज़दीकी किसी सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर में त्रुटि आने पर उसका लोड प्रस्तावित सब स्टेशन से दिया जा सके। 12 केवी सब स्टेशन 220 केवी सब स्टेशन की बाउंड्री में हो 132 केवी सब स्टेशन बनाने पर लोड इत्यादि की उपरोक्त शर्तें पूरी हों। 4 वर्तमान में क्रम संख्या 1 के अनुसार लोड न होते हुए भी भविष्य में लोड आने की संभावना हो परंतु उस समय राइट ऑफ वे में दिक्कत आने की संभावना हो। खंड संख्या 3 विद्युत मंडल की 28 मार्च 1997 की बैठक में मुंडावर जिला अलवर में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाना स्वीकृत किया जा चुका है। इस योजना के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऋण स्वीकृत किया है तथा इसे वर्ष 1999-2000 में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। खंड 4 जी हाँ, विद्युत की वर्तमान उपलब्धि तथा उपलब्ध विद्युत तंत्र के अंतर्गत प्रदेश में कृषि क्षेत्र की सप्लाई 7-8 घंटे की 3 पारियों में ही की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की घरेलू सप्लाई भी कृषि क्षेत्र के तंत्र से जुड़ी हुई है। अतएव ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 8 घंटे से अधिक आपूर्ति करना संभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सायंकाल समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शनों के लिए सिंगल फेजिंग के द्वारा बिजली आपूर्ति करने के प्रयास किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, खंड 5 1 मिनट। उपरोक्त परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में असमानता के बारे में पूछा है। गांव के किसानों की फसल खड़ी हुई थी, जिन किसानों ने बिजली का बिल जमा कर रखा था उनकी तरफ कोई आरएसईबी का बकाया नहीं था और जिन किसानों ने बिजली का बिल नहीं जमा कर रखा था उनके कनेक्शन के साथ में जो भी लाइन से कनेक्शन जुड़े हुए थे वो कनेक्शन काट दिए, जिससे हज़ारों किसानों की फसल बर्बाद होगी। क्या सरकार उनको मुआवजा देगी या उनको किस बात की सज़ा दी है सरकार ने? और लोग कोर्ट तक में गए, हर क्षेत्र के अंदर ये मंत्री महोदय के दिमाग से निकल गया। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी घोषणा कर दी कि राजस्थान कंगाल हो गया है, तो जहाँ भी गांव के लोग विद्युत 132 जीएसएस या एईएन जेईएन के ऑफिस में जाते हैं, गांव के ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, तो उनको मंगाने के लिए वो कर्मचारी गांव वालों को जवाब देते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं, हम कहाँ से मंगाए। उनसे हजार रुपए लेकर के 1,500 रुपये लेकर के ट्रांसफार्मर मंगाए जाते हैं। इस बारे में मंत्री जी बता पाएंगे कुछ? दूसरा, एक गांव के अंदर अगर एक घर का बिजली का कनेक्शन का पैसा जमा नहीं हुआ तो पूरे गांव की लाइट काट दी गई, जिससे हजारों बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। आज परीक्षा के दिनों में वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका मंत्री जी मुझको जवाब दें। माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में कुल कितने उपभोक्ता है और शहरी क्षेत्र में कुल कितने उपभोक्ता है? आपने रिलेटेड नहीं है सवाल, कहाँ पर जो किसानों के कनेक्शन कटे हैं, जिन्होंने पैसा जमा कर रखा था, उनकी फसल बर्बाद हुई, उनका क्या करेगी सरकार? उनका क्या करने जा रही है? अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई मामला मेरी निगाह में नहीं आया है कि जिनके कोई बकाया नहीं है और उनका कनेक्शन काट दिया गया है। वैसे मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि अभी मेरे पास कोई 1-2 सूचना आई थी कि किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, तो मैंने बोर्ड के अधिकारियों से उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी पूछी तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है,
कुछ क्रॉनिक डिफ़ाल्टर्स हैं जिनके 30-30, 40-40 हज़ार रुपये के बकाया हैं। जिन किसानों के सितंबर अक्टूबर फसल की बुआई से लेकर अब तक मार्च तक किसी भी तरह के बकाया हैं, उनका किसी का कनेक्शन नहीं काटा गया है। और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि बकाया के नाम पर किसी भी किसान का कोई कनेक्शन नहीं काटा जाएगा जब तक कि उसकी फसल पूरी तरह से पक नहीं जाती है। और माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि किसी किसान का कनेक्शन कटा है तो वो मेरे नोटिस में ला दे, मैं आज ही उनका रिकनेक्शन करवा दूंगा। क्या आप मुआवजा देंगे जिनकी फसल बर्बाद हो गई है? आप उनके कनेक्शन जुड़वा देंगे, लेकिन जो फसल सूख गई है उसका क्या होगा? उस किसान के बच्चों का क्या होगा? ऊर्जा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे 25 गांव का उदाहरण मैं दे सकता हूँ निम्बाड़ा और छोटी साड़ी में, जहाँ पर सिर्फ 3 काश्तकारों अगर गांव में पैसे जमा नहीं है तो पूरे गांव के गांव कटे हुए 20-20 दिन तक गोमाणा, नारायणी, 18 गांव के नाम बता सकता हूँ जिनके गांव अब आप पता लगा लीजिए 20-20 दिन तक उन गाँव की बिजली बंद रही नहीं बन रही। और वास्तव में इनका कहना नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। 20 गांव का उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ और सिर्फ 4 जनों के 5 जनों के पैसे अध्यक्ष महोदय, जिनकी फसल बर्बाद होगी उनका क्या होगा? उन किसानों के साथ क्या सरकार कंपनसेट करने जा रही है? किसानों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं आप। अध्यक्ष महोदय, पशु पेयजल योजना माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता को जो है पूरक प्रश्न पूछने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा प्रश्न है, जिन किसानों की कनेक्शन काटने से फसल बर्बाद होगी उनको क्या सरकार मुआवजा देगी? उनके कनेक्शन जुड़ने से अब पूर्ति नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, जो फसल बर्बाद हुई है उसका क्या सरकार मुआवजा देगी? बहरोड के अंदर 2 लोगों ने कोर्ट में जा गए, मडावर के अंदर 4-5 लोग हैं जो कोर्ट के अंदर। माननीय सदस्य, आपका प्रश्न ग्रिड सब स्टेशन के संबंध में। मेरा सब असमानता के बारे में। अध्यक्ष महोदय, उसका दूसरा पार्ट जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन। अध्यक्ष महोदय, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की असमानता के बारे में मेरा प्रश्न। सीमित रहिए। असमानता के बारे में तो 2 दिन बहस हो सकती है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, एक तो आप घरेलू डोमेस्टिक में शहर और गांव के अंदर आप जो है इसमें मतभेद क्यों रख रहे हैं? नहीं अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आपूर्ति के अंदर असमानता है तो ये भी तो एक असमानता में आती है। क्यों प्राप्त है ग्रामीणों को आज भी, जबकि आप गांधी जी के इस पर चल रहे हो कि 70% लोग जब खेती पर आधारित हैं, गांव में रहते हैं, और जब तक ग्राम का विकास नहीं होता, जब तक देश का विकास नहीं होगा, फिर आपने ये असमानता क्यों व्रत रखी है ग्रामीणों के साथ? अध्यक्ष महोदय, क्या ये सच है कि आपके एक इंजीनियर को कनेक्शन काटने के लिए गया था तो गांव में लोगों ने कुएं में डाल दिया था? क्या ये सच है या नहीं? और अगर आपने कहा कि फसल के समय अगर कनेक्शन नहीं काटे जा रहे थे तो कनेक्शन काटने के लिए क्यों गए और उसका मुकदमा दर्ज क्यों हुआ? ऐसा है कि ये जो आप कह रहे हैं किसी को कुएं में नहीं डाला गया, लेकिन एक मुकदमा रजिस्टर हुआ है सीकर जिले में और वो विजिलेंस का मसला था। आपकी जानकारी दे, विजिलेंस के अलग मसले हैं और बकाया का अलग। आप बैठिए। मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय कि आपने क्या बकाया वसूली का टारगेट अलग अलग जिलों के अंदर परिपत्र भेज के ये नहीं दिया कि इतनी तारीख तक बकाया वसूली 100% हो जानी चाहिए? ये परिपत्र आपके जाने के पश्चात क्या आप ये मानते हो कि जिन किसानों पर बकाया कुछ बिल है उनके कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे? ये दोहरी बात नहीं अध्यक्ष महोदय, एक तरफ वसूली के लिए अभियान चलाते हो और दूसरी तरफ आप कहते हो कि कोई भी कनेक्शन काटे नहीं गए और फिर आप ये कहते हो कि आपको सूचना दें। मंत्री महोदय, पूरे राजस्थान में 1-2 नहीं, हजारों गाँवों में 1-2 उपभोक्ता का डिफॉल्टर होने के कारण आपने कनेक्शन काट रखे हैं। ये आपने सारे राजस्थान के किसानों के साथ ग्रामीणों के गाँव बता सकता हूँ। नर्सरी योजना में अध्यक्ष महोदय पूरे गांव अंधेरे में डूबे पड़े। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 2 साल के क्या बिजली का बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने के निर्देश विद्युत मंडल ने दे रखे? शहर में एक घर बिजली का बिल नहीं देता, पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है क्या? जहाँ 10-5 लोगों के बिल बकाया थे और पूरे गांव का जो है अंधकार में कर दिया। काश्तकारों के कनेक्शन उस वक्त काट दिए गए जब गेहूं की पिलाई का समय चल रहा था।
मैं तो ये जानना चाहता हूँ क्या मंत्री जी ने या बिजली बोर्ड ने ऐसे निर्देश दे रखे हैं कि जिन गांवों के बिजली के बिल बकाया हो उनके कनेक्शन काट दिए जाएं? ऐसे निर्देश आपने दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे हैं तो बिजली के कनेक्शन क्यों काटे जा रहे हैं? और जिन एएन और जेईएनओ ने काटे हैं, क्या आपके निर्देशों के विपरीत काटे? माननीय मंत्री महोदय, आपने माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने जयपुर गांव के गांव बर्बाद हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव के गांव बर्बाद हो चुके हैं। आप बैठेंगे तब जवाब दूंगा ना मैं। कैसे काम चलेगा? ग्रहण कीजिए। अरे आप स्थान तो ग्रहण कीजिए, एक मिनट। आपके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है आपके पास? माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, निर्देश जारी किए नहीं किए। अगर आप के बयान है कनेक्शन काट दिए, हमारे यहाँ भी कम से कम माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों के कनेक्शन के बिजली के बिल जमा है उनके भी कनेक्शन काट दिए गए। ये ग्रामीण काटा, सिर्फ विरोधी एमएलए को कनेक्शन काटे। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, आप देखो, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के एक एक सवाल का जवाब दूंगा। जवाब नहीं सुनना चाहते आप कृपया सुनिए तो सही। सिर्फ विपक्षी एमएलए के कनेक्शन काटे। 9 सालों को भूल गए क्या? बहुत जल्दी भूल गए 9 सालों को। अभी तो अध्यक्ष महोदय, बात एक गांव बर्बाद होते रहे, आप भी गांव से चुनकाए होंगे। अरे 8 घंटे क्या करेगा जब किसानों की फसल बर्बाद हो गई और आप 8 घंटे किसान बर्बाद हो रहे हैं, आप 8 घंटे की बात। भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हो रहा था? बहुत जल्दी भूल गए। जिन किसानों के कनेक्शन काट दिए उनको 8 घंटे से क्या लाभ मिला? और ये सब वही बोल रहे हैं जो किसान नहीं है, किसान विरोधी है, जिनके घरों में खेती नहीं है। केवल मंत्री को बोलने दीजिए। 8 घंटे से ज्यादा मीट लिए, उसके लिए आपको राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि एक किसान, एक भी किसान बिजली की मार से नहीं बचा। आप क्या कर रहे हैं? के बच्चे बर्बाद हुए, उसका क्या होगा? मंत्री जवाब। आज गरीब किसान को बिजली मिली है, आप क्यों नहीं स्वीकार करते? कनेक्शन करते हैं, उनको बिजली से क्या लाभ मिला? मंत्री जवाब दे। मंत्री जवाब दे। आप खुद कोई किसान नहीं है, किसान से पूछिए कितनी खुशहाली हुई है, कितनी प्रॉस्पेरिटी आई है किसान को। गहलोत जी मत बोलो, आपका शर्म की बात नहीं आने वाला। किसानों की बात नहीं करते, किसानों के भला नहीं चाहते। आप तो चिंता मत करो, 12 घंटे और 16 घंटे बिजली मिली है लगातार। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब दे, ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? अरे आप सुनिए तो सही, एक मिनट आप सुनिए तो सही। माननीय सदस्य, ये प्रक्रिया के नियम है कि आप जो आसन को संबोधित करें, तो माननीय सदस्य आप उसमें इस तरह से बहस करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित तौर पे इतना जो है अमूल्य जो प्रश्न जो घंटा है, इसका उपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिए एक एक माननीय सदस्य बोले और मंत्री जी आप उत्तर दीजिए। स्पष्ट कहा है कि शहरी क्षेत्र और देहाती क्षेत्र में घरेलू बिजली देने में पक्षपात है, असमानता है। तो क्या सरकार आज की इस व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था मानती है? गांव के लड़के भी पढ़ने को उनको बिजली चाहिए। शाम को 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक, सुबह 5 से और 7 बजे तक उनकी परीक्षा के दिन है आजकल। माननीय अध्यक्ष जी, इन परीक्षा के दिनों में भी यदि सरकार उनको बिजली पढ़ने के लिए नहीं दे पाती है तो क्या इस व्यवस्था को सरकार आदर्श व्यवस्था मानती है? माननीय मंत्री महोदय ने ये तो कह दिया कि असमानता है, लेकिन इस असमानता को दूर करने के लिए इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन वो लाना चाहते हैं, उनकी मानसिकता है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, मुंडावर से आने वाले माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था, उसके संबंध में केवल एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि 132 केवी का जीएसएस आपका सैंक्शन है और सन 1999-2000 में उसे बना दिया जाएगा। और सुनिए, नहीं दूसरी आप सुनिए, दूसरा ये
अध्यक्ष महोदय, दिक्कत क्या है कि आपकी बार 8 घंटे बिजली की सप्लाई हुई, इसलिए किसान इनकी कोई सुनवाई तो करता नहीं है, इसलिए ये बेवजह का कोई नॉन इश्यू का इश्यू अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, जिन किसानों के बिना वजह कनेक्शन काटे उनका क्या होगा? कोई कनेक्शन नहीं काटे ये है, आप हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। कोई कनेक्शन, आप घरेलू कनेक्शन को एग्रीकल्चर कनेक्शन में मत मिलाइए। घरेलू कनेक्शन अलग है, एग्रीकल्चर कनेक्शन अलग है। चलिए आप घरेलू, आप सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी घरेलू कनेक्शन की बात कर रहे हैं। एक आदमी ने बिल जमा नहीं कराया, घरेलू कनेक्शन काट रहे हैं, ये तो घरेलू, और घरेलू कनेक्शन पैसा नहीं देगा उसका हम काटेंगे। पूरा गांव अंधेरे में डूब रहा है मंत्री महोदय, आप ये भी तो असमानता है। जिनके 20-20 हजार रुपए बकाया उनकी पैरवी कर रहे हैं आप। बकाया नहीं आएगा, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी और एक साई का न्यूनतम हजारों कोई इस तरह का निर्देश नहीं है, कोई निर्देश नहीं। आप गलत कर रहे हैं, कोई निर्देश नहीं है, किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। कटे हुए हैं, मंत्री जी हम मानने को तैयार हैं, कोई निर्देश नहीं है। आज आप मंत्री हैं, बता दें आज की तारीख में एग्रीकल्चर के कितने हजार कनेक्शन कटे हुए हैं। आपने स्पष्ट आदेश दिए हैं, अध्यक्ष महोदय, ये मूल सवाल नहीं है, ये इनका मूल सवाल नहीं है। किसान 3 महीने में दुखी हो गया, सवाल ही नहीं है, ये सवाल कहीं है ही नहीं इसमें। सवाल रखा है इसमें कहीं नहीं है। किसान तो 3 महीने में दुखी हो गया आपसे। स्पष्ट है 4 नंबर पे कि ग्रामीण क्षेत्र को 2 फेज। अरे आप घरेलू कनेक्शन की बात कर रहे हैं, घरेलू की बात है, एग्रीकल्चर का नहीं है इसमें। आप घर नहीं चला रहे, आप मंत्रिमंडल में हैं। पत्र भेजा है राजस्थान बिजली बोर्ड में कि जिस भी अधिकारी के सहायक कार्यालय में अगर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा तो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने ये कोई निर्देश नहीं दिया है, आप गलत कर रहे हैं, कोई निर्देश नहीं दिया। किसानों को लूटा जाएगा, ये कहाँ तक की बात है? किसी भी गांव में रात को बिजली नहीं दी जा रही, इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता। पूरे आज 24 तारीख से बोर्ड की एग्जाम है और किसी भी गांव में बिजली नहीं दी जा रही है। एक दिन काट दिए गए, मैं गाँव के नाम बता देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, किसान तो इनसे 3 महीने में दुखी हो गया, ये कह रहे किसान किसकी सुन रहा किसकी नहीं सुन रहा। और यही तो मंत्री, मैं नाम बता सकता हूँ, कनेक्शन काट दिए, बकाया 5-7 मिले, मैं खुद AN से मिला हूँ, मैंने JN से मिला हूँ, मैंने मंत्री जी को शिकायत की है कि मंत्री जी 5 आदमियों के मान लो बिल नहीं हुए। मैंने इस तक निवेदन किया अध्यक्ष महोदय कि फसल आने पर ये अप्रैल में बिल जमा करा देंगे, इनके कनेक्शन फसल के बाद काटे जाए, उसके बाद भी काट दिए गए। माननीय सदस्य, आप पहले प्रश्न पूछ चुके हैं, उसके बाद में जो है मंत्री जी जवाब दे रहे थे, जवाब मंत्री जी को आप देना नहीं चाहते, देने का अवसर नहीं देना चाहते, और आप अकेले नहीं खड़े हो रहे हैं। दूसरे माननीय सदस्य जो है जब तक उत्तर नहीं आए तो आप क्वेश्चन नंबर को जो है किस तरह से चलाना चाहते हैं? सदन को गुमराह कर रहे हैं, उत्तर इन्होंने सही नहीं दिया। मंत्री जी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, कोई कनेक्शन नहीं कटा, आप बता दें कि आज एक भी कनेक्शन कटा हुआ नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से आपके जरिए निवेदन अध्यक्ष महोदय कि इन्होंने निर्देश नहीं दिए और उसके बावजूद किसी AN JN ने ग्रामीणों के कनेक्शन काट दिए, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय कि इनके निर्देश के बिना कैसे काट दिए? पूर्ववर्ती सरकार में 8 साल तक किसानों की नसबंदी के लिए किसानों के हिमायती बन रहे हैं, किसानों के हिमायती बन रहे हैं। जो पहले 8 साल किसानों की नसबंदी की है, 3 घंटा 4 घंटा बिजली दे करके। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, इनका जवाब तो मिला ही नहीं। अब मैं कोई भी जो है प्रश्न नंबर 1 पर सप्लीमेंट्री की जो है आपको अनुमति नहीं देगा। पर अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सवाल किए उनका जवाब तो दिलवा दो, जो मैंने प्रश्न किए उनके जवाब तो दिलवा दीजिए कम से कम। प्रश्न संख्या 2, आप 2 सप्लीमेंट्री पूछते हैं। प्रश्न संख्या 2, आपकी अनुमति से खंड 1 का जवाब है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रदेश में गत चुनाव वर्ष 90-91 में कराए गए तथा पुनः चुनाव कराने हेतु विभाग ने अप्रैल मई
94, माह दिसंबर 94, सितंबर 95, फरवरी मार्च 97 एवं नवंबर 97, जनवरी फरवरी 98 हेतु एवं माह जनवरी फरवरी 99 में घोषणा की थी। खंड 2, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव में विलंबित अप्रैल मई 94 में विधानसभा के कतिपय माननीय सदस्यों की मांग के कारण माह सितंबर 94 में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने के कारण सितंबर 95 में महाराष्ट्र गुजरात राज्य की निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन कराए जाने का निर्णय लेने के कारण फरवरी मार्च 97 में लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव एवं विधानसभा का सत्र होने के कारण नवंबर 97 में 12वीं लोकसभा के निर्वाचन होने के कारण तथा माह जनवरी 99 में सहकारी समितियों में सदस्यता अभियान प्रारंभ होने के कारण तथा सदस्यता अभियान चालू रहने के कारण स्थगित किए गए हैं। खंड 3, जी हाँ, माह जून तक वसूली सीजन एवं तत्पश्चात मानसून मौसम की समाप्ति के तत्काल पश्चात निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करा ली जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि नई सरकार के गठन के बाद जो आपने चुनाव की तारीखें घोषित की, क्या सभी बातों का अध्ययन करके ये समझ करके कि आप इन तारीखों में चुनाव करा लेंगे तभी आपने घोषणा की, या आपने बिना समझे, बिना पूर्व तैयारी के और बिना विषय को समझे अनजाने में इस तारीख की घोषणा कर दी थी? अध्यक्ष महोदय, जनवरी में चुनाव की घोषणा की गई थी, परंतु हमने सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों की एक मीटिंग 29/12/98 को बुलाई गई। उसमें निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया थी, नियम थे, उनको पिछली सरकार के समय कुछ बदल दिया गया था। हमारे जो सहकारी बंधुओं को हमने मीटिंग बुलाई, उन्होंने तय किया कि नियमों में परिवर्तन करने के बाद ही चुनाव कराए जाने चाहिए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका जोड़ा जा सके, किस तरह इस संस्थाओं को ग्रामीण तक, किसानों तक जोड़ा जा सके, किस तरह मजबूती दी जा सके, उस प्रक्रिया को पूरी करने के कारण हमने चुनाव स्थगित किए गए हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमने जो जून के बाद, जो ही मौसम, बरसात के मौसम के बाद अगस्त माह तक आपकी सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा दिए जाएंगे। आपकी तरह विलंब नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की बात तरह बार बार चुनाव नहीं टालेंगे। हम निश्चित रूप से सहकारी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करके देश में एक रिकॉर्ड स्थापित करना चाहते हैं। आपकी तरह 5 साल तक नहीं टालेंगे। मंत्री महोदय, मैं 5 साल और 10 साल का हिसाब पूछने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं ये सवाल पूछने के लिए खड़ा हूँ कि जिस दिन आपने चुनाव की तारीखें घोषित की थी, क्या जो काम आपने बाद में मीटिंग करके उसमें जो परिवर्तन करने का जो मानस बनाया, क्या ये सहकारी विभाग में एक तरह से अभिशाप नहीं था कि घोषणा करने के पहले अगर आप ये काम कर लेते तो शायद ये सवाल सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति को पूछने की आवश्यकता नहीं होती? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने घोषणा पहले क्यों की और बाद में आपने परिवर्तन का नया स्वरूप क्यों खड़ा किया? क्या इसमें कोई राजनीतिक बू तो नहीं है जिसके कारण से आपको ये लगा कि इस चुनाव में हम आज की तारीख में नहीं जीत सकते हैं, इसके कारण से आपने तारीख बदली? अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा, जो सरकार की मंशा, अध्यक्ष महोदय, पहले जैसे सहकारी संस्थाओं का सेटअप था, पिछली सरकार ने चुनाव तो कराए नहीं, उसको कागजों में इधर उधर 5 साल तक बिगाड़ते रहे। हमारे सहकार बंधु जो सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने सुझाव दिए कि आप इसमें परिवर्तन करके पुराना सेटअप वापस लाइए और इससे सहकारी जो आम किसान है, इन्होंने हमारा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, सुनिए, पहले सुन लो, बाद में सप्लीमेंट्री जितने करोगे उसका जवाब दूंगा एक एक। पहले सुनिए, आप पहले बैठिए। अध्यक्ष महोदय, इन्हें बैठाइए। अध्यक्ष महोदय, जो चुनाव प्रक्रिया हमने देखी, सरकार की निगाह में आई कि सारे नामांकन पंचायत समिति मुख्यालयों पर किए जाएंगे, क्या ये उचित था? जबकि पहले हमारे प्रावधान था कि हर जीएसएस मुख्यालय पर नॉमिनेशन होगा। इन्होंने सबको समेटकर पंचायत समिति मुख्यालयों पर कर दिया। क्या ये जनतांत्रिक निर्णय था आपका?
हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद करते इसका मतलब यह था कि आपने जल्दी जल्दी आकर के विषय को बिना समझे तारीख की घोषणा नहीं करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं मजबूत करने के लिए सवाल ये है कि आपने तारीख की घोषणा मजबूत हो बंधुओं से लेकर चुनाव करेंगे जैसे कांग्रेस के राज में पहले मजबूत थी, हम उसी तरह मजबूती प्रदान करेंगे। आपकी तरह नहीं जाएंगे 5 साल में बच्ची। अध्यक्ष महोदय, आप इस मंत्रिमंडल है, ये हमारे 5 साल तक चुनाव कराए, मंत्रिमंडल के मेंबर थे आप। अगर कोई कमी थी, पहले की चुनाव की प्रक्रिया में कोई कमी रह गई थी तो माननीय मंत्री को पहले उसकी स्टडी करना चाहिए था और उसमें से कोई सुझाव लेना था तो ले दें और उसके बाद 3 महीने बाद घोषणा करते कोई जरूरी नहीं था। लेकिन आते ही आपने इस तारीख की घोषणा क्यों कर दी और उसके बाद आपको इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? एक तरफ जो आपने क्रय विक्रय संघ है, थोक भंडार है या जो सहकारी बैंक हैं, उसकी तो जैसे अवधि समाप्त होते ही आप लोगों ने उनको हटा करके प्रशासक नियुक्त कर दिया। और ये जो ग्राम सेवा सहकारी समिति जो आधारभूत है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसमें आधे से अधिक लोग सदस्य आज है नहीं, कोई मर चुके हैं, कोई छोड़ चुके हैं, कोई बाहर जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपने आखिर कोई अध्ययन करके तो तारीख की घोषणा की होगी या यूं कह दीजिए हमने जल्दी जल्दी में भावावेश में आकर के तारीख की घोषणा कर दी और बाद में कुछ समझ में आया। इनमें दोनों में से कोई एक बात कही है। गलती स्वीकार कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने थोकी वाह लेने के लिए लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करेंगे और चुनाव की घोषणा कर दी, जबकि आपको पता ही नहीं था क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछूंगा कि जो भी परिवर्तन माननीय मंत्री जी वो जो संशोधन नियमों के अंदर, कानून के अंदर जो भी परिवर्तन आप प्रक्रिया के अंदर करना चाहते थे, अब कर लिए क्या आपने? यानी आप एश्योरेंस दे रहे हैं हाउस के अंदर कि मैं अगस्त में चुनाव करा दूंगा, तो कम से कम आज आपके एश्योरेंस से आप बहुत तो जिम्मेदारी से आपकी बात होनी चाहिए। यानी कल फिर सुझाव आएगा, यानी कोई बात नहीं, आपने एक दफा घोषणा कर दी, आप फर्मली और कैटेगोरिकली हाउस में कह सकते हैं क्या कि अब कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, कोई रूल्स में अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई लॉ में अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रोसीजर में अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है और अब चुनाव करा लेंगे जो वर्तमान अब अमेंड कर लिए तो उसके आधार पे? अध्यक्ष महोदय, चुनाव यथाशीघ्र करा दिए जाएंगे। यथाशीघ्र की कोई सीमा है क्या? सीमा बता दी गई है तबकों का। ऐसी का चुनाव कराना संभव होगा? उनका आंदोलन चल रहा है, उनकी हड़ताल चल रही है। ये तो 2 महीने की करे तो 5 साल नहीं कराए। आपका मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कृपया बताने का कष्ट करें मंत्री महोदय कि कोऑपरेटिव के व्यवस्थापकों का आंदोलन चल रहा है। से आने वाले माननीय सदस्य ने मैं आपके माध्यम से जो शंका व्यक्त की, मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ऋणी सहकारिता नियम में ऋणी मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी बात कहें पर उसका उत्तर भी सुनने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रश्न आपका एक है, जवाब दे देना। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को ये पूछना चाहता हूं कि सहकारिता नियम में जो ऋणी और अऋणी सदस्यों के बीच चुनाव लड़ने का जो भेदभाव नियमों में तब्दील कर दिया गया है, क्या उसका सुधार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सदस्य बनने के लिए 101 रुपए और ऋण लेना व भूमि होना आवश्यक है? अध्यक्ष महोदय, बड़ी सादगी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आपत्ति प्रकट की कि घोषणा करने के बावजूद भी चुनाव नहीं कराए गए। मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य थे 1991 में पहले चुनाव हुए थे, 94 में अवधि समाप्त हो गई थी, तब उस बोर्ड को आपने कंटिन्यू किया, प्रशासक आपने नहीं लगाया। 94 में आपने घोषणा की, 94 में आपने घोषणा की। आप सुनने की क्षमता रखिए। तथ्य रख रहा हूं मैं, कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, तथ्य तो सुनने की कोशिश करें। 94 में आपने घोषणा की, आपने पूरे मन से घोषणा की, फिर आपने बदल दिया, फिर आपने 95 में घोषणा की, फिर आपने बदल दिया, फिर आपने 97 में घोषणा की, फिर आपने बदल दिया कार्यक्रम।
फिर आपने 98 में घोषणा की, फिर आपने वही नाटक वापस क्या आपने भी वही नाटक चालू किया क्या? क्या? आप सुनने की कोशिश हम ये जानना चाहते हैं, ये 3 महीने में ये प्रक्रिया शुरू कर दी, उस गलती को आप दोहराना चाहते हो क्या? आपने भी नाटक किया था, हमने अगर कोई गलती आपने तो ये 3 महीने के अंदर लाइन पर जाना चाहते हो? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने ये घोषणा की तो पुरानी इन सब बातों को ध्यान में रख करके की, या आप भी उसका उसी नक्शे पर जाना उसका चाहते उत्तर हो? मैं दे रहा हूँ, उसका मैं अनुसरण कर रहा हूँ क्या? उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। पीछे चलना चाहते हो ना? आप उत्तर देना चाहता हूँ। नक्शे कदम पे चलना चाहते हो, ये कह दो कि हम अपने ही नक्शे कदम पर चलेंगे। हम आपकी मंत्री आपकी नीति पर उत्तर दीजिए सही मायने में। 2 से आने वाले माननीय सदस्य में आपसे अनुरोध करूंगा, हम आपकी गलत नीतियों का अनुसरण नहीं करेंगे, जो जनता के हित में होगा वो काम करेंगे। गलत नीतियों पर हम चलने के आदी नहीं है, न हमारी सरकार चलना चाहती है। हम अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रम को और सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। सवाल पूछा गया, चले पहला कदम तो आपका ऐसा ही पड़ा। सरकार ने ऋणी और अऋणी सदस्यों का भेदभाव कर दिया था। मैं धन्यवाद देता हूं कटारिया जी को, जिन्होंने स्वीकार कर लिया कि पिछली सरकार 5 साल तक नाटक करती रही। ये सवाल खड़ा किया और गया, अब सहकारिता में आपका विश्वास होने लग गया, सहकारिता में विश्वास ये नहीं था। सवाल खड़ा किया गया, तत्कालीन सरकार ने ऋणी और अऋणी सदस्यों को भेद किया गया। ऋणी सदस्यों को चुनाव लड़ने का मौका दिया, अऋणी को नहीं दिया गया। इस पर कुछ माननीय सदस्यों का आपत्ति आई। जो निर्वाचन क्षेत्र थे चुनाव लड़ने के, उसमें भी भेद कर दिया गया। इस कारणों को सबको जब सरकार के सामने प्रश्न आया, और कुछ प्रश्न ऐसे भी आए जो तत्कालीन मैनेजमेंट कमेटी थी, उसने एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोग जो मेंबर बनना चाहते थे, जिसके लिए सहकारी आंदोलन खड़ा हुआ, उसको मेंबरशिप नहीं दी। तो हमें सोचना पड़ा कि आखिर हम किसके लिए है, सरकार किसके लिए है। घोषणा बिना सोचे की थी आपने। सुनिए सुनिए बिना पढ़े और बिना सुनिए, बिना पढ़े और बिना आप सुन तो लीजिए। जब हमें महसूस हुआ कि एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों की मेंबरशिप नहीं दी आपके राज्य में, तो हमने मेंबरशिप अभियान को चालू रखा, और मेंबरशिप अभियान के जरिए उस वर्ग को, जो वर्ग इससे फायदा प्राप्त कर सकता है, इससे आर्थिक संबल प्राप्त कर सकता है, आर्थिक आधार बना सकता है, उसके आधार पर उनकी मेंबरशिप का अभियान चलाया गया। और वो मेंबरशिप का अभियान अब समाप्त हुआ है, और उसमें भी अगर कोई गलती हुई तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, और सारे लोगों को इस आंदोलन से जोड़ करके। होता क्या था, सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर होता था, वहाँ के लोग मेंबर बन जाते थे, उसमें 2-2 पंचायत के माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब ये हुआ इन्होंने पहले बिना सोचे समझे घोषणा की है, ऐसे लोगों बिना सोचे समझे घोषणा की है, और अब सदन को गुमराह कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए। ये तो अक्षम मंत्री थे, बैठ गए, इनको भी जवाब देना नहीं आया। ऐसा करके आप बहुत बड़े बुद्धिमान मुख्यमंत्री हैं, आपसे निवेदन है जवाब दे दीजिए। आप सुनना नहीं चाहते जो आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव तो तब करवाएंगे जब जीएसएस के व्यवस्थापकों का आंदोलन खत्म होगा। जीएसएस के व्यवस्थापकों का आंदोलन चल रहा है, ऐसी स्थिति में आप चुनाव कैसे करा पाएंगे? उनकी हड़ताल चल रही है माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या खंड 1 का जवाब। प्रावधायी निधि योजना में एक छोटा सा प्रश्न संख्या 222 छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। प्रावधायी निधि योजना अध्यक्ष महोदय, 7.25 लाख खातों का संधारण किया जा रहा है, तथा राज्य बीमा योजना में 6 लाख पॉलिसियों के लेखों का संधारण किया जा रहा है। प्रावधायी निधि योजना के अंतर्गत 97-98 तक 3042.27 करोड़ रुपए एवं राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 1116 करोड़ रुपए जमा है। खंड 2, सामान्य प्रावधायी निधि योजना में प्रत्येक कर्मचारी की प्रत्येक वर्ष के संदर्भ में ब्रॉडशीट संधारित की जाती है एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत लेखे रखे जाते हैं। राज्य बीमा योजना में प्रत्येक कर्मचारी की प्रत्येक वर्ष के संदर्भ में बीमा खतौनी पंजिका संधारित की जाती है, कर्मचारियों के व्यक्ति लेखे रखे जाते हैं तथा राज्य स्तर पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। राज्य बीमा योजना में वर्ष 97-98 तक की खाताबंदी कर ली गई है। 97-98 की बैलेंस शीट तैयार कर राज्य सरकार से अनुमोदन करा ली गई है। सामान्य प्रावधायी निधि योजना में कुल 37 जिला कार्यालयों में से 34 जिला कार्यालयों में वर्ष 97-98 तक की वार्षिक खाताबंदी की जा चुकी है।
जयपुर शहर एवं चूरू द्वारा वर्ष 96-97 एवं जयपुर सचिवालय द्वारा वर्ष 93-94 तक की खाताबंदी की जा चुकी है। इन तीन जिला कार्यालयों में वर्ष 97-98 तक का कार्य पूर्ण कराने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। खंड 3, हाँ, विभागों द्वारा तैयार पासबुकों का सत्यापन समय पर करने की व्यवस्था जिला कार्यालयों पर है। खंड 4, सामान्य प्रावधान निधि योजना में प्राप्त होने वाली जमाएं मद संख्या 8005 में जमा होती है एवं राज्य बीमा योजना में प्राप्त होने वाली जमाएं मद संख्या 8011 में प्राप्त होती है। ये राशि राज्य सरकार की संचित निधि कंसोलिडेट फंड में रहती है तथा योजना के अनुसार विकास कार्यों में उपयोग में ली जाती है। खंड 5, सामान्य प्रावधान निधि योजना में कटौतियों पर खातेदारों को 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। ब्याज की गणना वर्ष के प्रारंभिक शेष राशि पर पूरे वर्ष की तथा वर्ष में माहवार जमा राशि का प्रत्येक माह का प्रागामी प्रोग्रेसिव योग लगाकर 1 माह का ब्याज लगाया जाता है। वर्ष में अगर किसी खातेदार द्वारा राशि आहरित की जाती है तो उसमें उस माह से लेकर मार्च तक जितने माह होते हैं उतने माहों की ब्याज की गणना करके ब्याज की देय राशि में से कम कर दी जाती है। राज्य बीमा योजना में बीमादारों को ब्याज नहीं दिया जाता है, बल्कि समय समय पर घोषित होने वाले बोनस की दर से राशि जोड़ी जाती है। सभी जिला मुख्यालयों को प्रत्येक वर्ष की खतौनी समय पर कर ब्याज का उल्लेख लेजर में करने के निर्देश हैं। वर्तमान में कुल 37 जिला कार्यालयों में से 34 जिला कार्यालयों में वर्ष 97-98 तक ब्याज की फलावट व्यक्तिगत खातों में की जा चुकी है। जिला कार्यालय जयपुर शहर एवं चूरू द्वारा वर्ष 96-97 तक एवं सचिवालय द्वारा वर्ष 93-94 तक की ब्याज गणना संबंधित खातों में की जा चुकी है। 34 जिला कार्यालयों में कार्य अध्ययन है। शेष 3 जिला कार्यालयों में वर्ष 97-98 तक के कार्य को शीघ्र पूरा करने के युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि मेरा प्रश्न 4 था कि राज्य सरकार द्वारा उक्त मदों में प्राप्त जमा किन किन मदों को कितनी राशि किन किन कामों में ली जा रही है, जिसके बारे में उत्तर में कुछ भी नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त ये भी नहीं बताया गया कि वार्षिक खाताबंदी विवरण उपलब्ध जो पूर्व में कराया जाता था कर्मचारियों को, वो वर्तमान में क्यों नहीं कराया जा रहा है और कितने कर्मचारियों की पासबुकें सत्यापन से बकाया हैं, इसका भी न्यूमेरिकल फिगर नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त मेरा ये भी निवेदन है कि ऐसी कितनी राशि है जो सामान्य प्रावधायी निधि खातों तथा राज्य बीमा के पॉलिसी के तहत विभागीय लापरवाही से एंट्री होने से रह गई और जिन्हें की सस्पेंस एक्ट में अकाउंट में डाल दिया गया है, वो राशि है कितनी है, उसे अब कैसे समायोजित किया जाएगा? मंत्री महोदय उत्तर दें। राशि विकास कार्यों में ली जाती है। मैंने पहले ही उत्तर में जवाब दे दिया कि सामान्य प्रावधान निधि योजना की राशि मद संख्या 8005 में जमा होती है और राज्य सरकार और दूसरी जो हमारी राज्य बीमा की राशि है जो कर्मचारियों से कटती है वो मद संख्या 8011 में जमा होती है। उसको राज्य सरकार अपने किसी भी विकास कार्यों में काम में लेती रहती है, उस पर 12% ब्याज दिया जाता है और जो बीमा की राशि है उस पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष बोनस देती है। उस बोनस पर ही ये बोनस इस साल का अभी देना बाकी है। हम जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा कर देंगे और किसी भी स्तर पर कोई कार्य इस विभाग में 3 कार्यालयों का, शायद आपने सवाल नहीं पूछा पर हम जल्दी सवाल पूछा है, सप्लीमेंट्री नहीं पूछा, जो 3 जिला कार्यालयों के कार्य बकाया हैं हम उसको भी 31 मार्च 98 तक पूरा करने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया है कि हर हालत में ये समय पर कार्य होना चाहिए। और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि आप जो भी मेरे से जानकारी लेंगे आपको पूरी छूट है, जब भी जानकारी ले मेरे कार्यालय में आपका जानकारी ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है आपके मार्फत। नई सरकार ने ये कहा है
कि न तो हम ऋण लेना चाहते हैं और ऋण लेंगे तो भी ब्याज देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। अब आप ब्याज तो 12% देने के लिए तो आप कह रहे हैं आप दे भी पाएंगे, नहीं तो उनका पैसा खत्म तो नहीं हो जाएगा और उनको नुकसान तो नहीं हो जाएगा। आप 12% दे भी नहीं पाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा, इसका आश्वासन दे दें। बहस करने लग गए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो शंका प्रकट हुई है, मैंने प्रश्न के उत्तर भाग संख्या 5 में बता दिया गया है कि हम हर साल ब्याज का निर्धारण हर वर्ष करते हैं और जिनकी रकम जमा है उनके खातों में उसको हम जोड़ देते हैं। हर वर्ष हम करते हैं। किसी साल का कोई संदेह हो रहा है, पहले सुन लो, हर किसी भी साल का किसी भी कर्मचारी का कोई ब्याज की राशि बकाया आज तक नहीं है। हमने तो नहीं की है, सही बात है, पर आप तो नहीं करेंगे ना। आप 12% ब्याज दे भी देंगे, नहीं करेंगे, उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ब्याज डूब तो नहीं जाएगा, इसका आश्वासन। अध्यक्ष महोदय, खंड 4 का जो प्रश्न माननीय सदस्य ने सप्लीमेंट्री में पूछा, आपने कौन से खाता नंबर में जमा रहता है ये तो बता दिया, इस खाता नंबर में जमा रहता है, इस खाता में। इनका प्रश्न का जो भाग था 4, उसमें ये नहीं था। उन्होंने पूछा कि किन किन मदों में कितनी राशि का उपयोग में लिया जा रहा है, अर्थात आपने इसमें से जो पैसा निकाला वो किस किस फंड में कितना कितना पैसा निकाला और आज दिन तक आपने इस राशि के अगेंस्ट में कितना पैसा ले रखा है, ये इसमें स्पष्ट नहीं है। जमा होने की जगह तो बताइए कि इस खाते में जमा और इस खाते में जमा है, पर अमाउंट कितना है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को फिर जानकारी दूंगा कि जो हमारा ये पैसा जमा है संचित निधि में, ये राज्य की वार्षिक योजना में काम में लिया जाता है। जो राज्य सरकार को पूरी छूट रहती है, किसी भी काम में उपयोग ले सकती है। तो पता है कि ले सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कितना आज की तारीख तक ले रखा है, ये अलग से सवाल है। आप आ जाना, मैं आपको बता दूंगा। मुझे बताना नहीं है, ये सवाल नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये कोई बात नहीं हुई। अगर ये प्रश्न का जवाब है तो ये कोई जवाब नहीं हुआ। अगर हमको इसके लिए तो ये नहीं है, ये सवाल का जवाब नहीं है। ये मंत्री महोदय, अगर सदन को माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, घर का खाता नहीं है कि ये बता देंगे अपने यहाँ बुला करके। इस सदन का अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना है, अगर ये सवाल का जवाब है तो मैं सोचूं इससे ज्यादा कर्मचारियों का मामला है और सदन का इससे ज्यादा अपमान कोई नहीं हो सकता कि माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार के जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, रक्षा करिए, आप ये जवाब नहीं हुआ। अलग से बताने का मतलब क्या है? नहीं, अलग से क्या बताना चाह रहे हैं? अगला प्रश्न अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्था आप थे और 8 लाख कर्मचारियों के हितों का मामला है, उनके हितों को अनदेखी नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, अकेले में आकर के कमरे नहीं बताए, सबको बताए सदन में। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, दोनों योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमा होता मैं है आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। आसन पैरों पर आप बैठिए। कोई भी माननीय सदस्य आसन पैरों पर हो तो खड़ा नहीं हो, ये सामान्य जो है नियम है। ये दोनों ही प्रकार की जो जमा राशियां हैं दोनों योजनाओं में, वो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जमा है और विकास के काम में ली जाती है, ये बात कह दी इन्होंने, और वो हमेशा लेते रहे इसको। अमाउंट राशि का जो है नहीं, अमाउंट का पूछा, अमाउंट का नहीं है। किस मद में कितनी राशि का उपयोग किया, खंड 4 में ये प्रश्न का बहुत स्पष्ट था। खंड 4 में बहुत स्पष्ट पूछा किस किस मद में कितनी राशि, ये पूछा है कितनी राशि जो है खर्च की गई नहीं, कितनी राशि उपयोग में ली। हाँ, उपयोग मतलब वही जो काम में ली। माननीय मंत्री जी ने उत्तर ये दिया है, पूरी की पूरी राशि जो है कंसोलिडेटेड फंड में होती है, विकास में काम में ले रहे हैं। कितनी?
अध्यक्ष महोदय ऐसा मत करो अध्यक्ष महोदय। वो कितनी राशि है ये पूछना चाह रहे हैं मान्य सदस्य। सारी की सारी क्या, और फिर ये कह रहे हैं घर आके पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय और घर पे पूछना होगा तो आप विधानसभा में पूछ लेना क्या बुरा है उसमें? घर पधारना वहाँ बता देंगे आपको। मान्य अध्यक्ष महोदय बता देंगे घर पे। आप जवाब दिलाइए। मान्य अध्यक्ष महोदय नेक्स्ट प्रश्न। अध्यक्ष महोदय तैयारी करके नहीं आते हैं, घर बुलाते हैं अध्यक्ष महोदय। श्री राम गोपाल बैरवा। प्रश्न संख्या 4। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्याय हो रहा है माननीय सदस्यों के साथ। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इसका जवाब दिला दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए कि माननीय सदस्यों को इसका जवाब दिला दे। बड़ी कृपा होगी माननीय अध्यक्ष महोदय। बहुत बड़ा अपमान किया इस सदन का इस प्रकार से कहकर के माननीय मंत्री महोदय ने कि घर आ जाना। क्या हम इनके घर क्या लेने जाएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय? हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे कि इसका जवाब दिलाइए। इस प्रकार से सदन का अपमान नहीं सहन किया जा सकता माननीय अध्यक्ष महोदय। आपसे करबद्ध निवेदन है। मेन प्रश्न आ रहा है, आप जवाब देने दो। हमारा प्रश्न आ रहा है, आप जवाब देने दो। किसानों के हितों का मामला है। आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है। किसानों के हितों का मामला है, आप प्रश्न का जवाब देने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि जवाब दिला दीजिए। आपसे करबद्ध निवेदन है, हमारा संरक्षण कीजिए, सुरक्षा कीजिए। माननीय मंत्री महोदय से जवाब दिलाइए। इस प्रकार के सदन का अपमान नहीं। आप बैठो, किसानों के हितों का मामला है, आप जवाब देने दो। अध्यक्ष महोदय, यह व्यक्तिगत प्रॉपर्टी। प्रश्न का उत्तर आ गया। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को जो है पुकार लिया ये घर बुलाने वाली बात है। और उसके बाद में अगर माननीय सदस्य एक प्रश्न पर 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, हम नहीं चाहते ज्यादा समय। आधा घंटे ले रहा है। माननीय मंत्री महोदय को जवाब देने दो, आप बैठो। माननीय सदस्य आप बैठिए, माननीय मंत्री महोदय को जवाब देने दो। अरे घर ही आना होता था, विधानसभा में क्या लेने के लिए आते? माननीय मंत्री महोदय, किसानों के हितों का मामला है, आप बैठो। प्रश्नकाल समाप्त। अध्यक्ष महोदय, समय खराब कर रहे हैं सदन का। प्रश्नकाल समाप्त। क्या जिम्मेदारी का जवाब? प्रश्नकाल समाप्त। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक परमिशन चाहूंगी। एक जरूरी प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। आप किसानों की बात सुनना ही नहीं चाहते। किसानों का इशू था, किसान बर्बाद हो रहे हैं, आप बात ही नहीं सुनना चाह रहे। बीच बीच में डिस्टर्ब कर दो। माननीय सदस्य, विभाग का मामला था, फसलें नष्ट होगी उसका। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी की पूरी फसल बर्बाद होगी, एक भी पानी नहीं पहुंचा। क्योंकि मैंने माननीय सदस्य महोदय से जवाब दिला देते। माने क्योंकि माननीय सदस्य बिरला वहाँ को मैंने कॉल कर लिया था। कॉल करने के बाद में जो है प्रश्न जो है घंटा समाप्त हो गया है, इसलिए इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूँ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री हरि सिंह चौहान एवं 2 अन्य माननीय सदस्य विधानसभा की ओर से पाली जिले में अकाल रात कार्य नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ एवं 5 अन्य माननीय सदस्य विधानसभा की ओर से राज्य के सबसे बड़े सवाई मानसिक अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों व रक्तदाताओं को रक्त के साथ साथ शुल्क अदा करने के आदेश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।
मंत्री महोदय को अध्यक्ष महोदय मैं आपको जरूरी मेंशन बताना चाहती हूँ कि गुड़ामलानी क्षेत्र के अंदर इसमें जात का कोई मामला नहीं। जो गैस और तेल का कुएं निकले हैं उस संबंध में राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। आपके माध्यम से मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूँ कि उन सबको जो कि इसमें कार्यरत थे, गैस और तेल निकालने के जो कुआं निकाला है, उन सबको धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए। आपके माध्यम से गुड़ामलानी क्षेत्र के अंदर जिस क्षेत्र का विधानसभा में 5 साल पहले आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस क्षेत्र में जो रेगिस्तान का हमारा इलाका है, गैस और तेल निकला है, तो मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहूंगी कि उनको धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री थे माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब। अध्यक्ष महोदय 16/11/1998 में यह आदेश तत्कालीन शिक्षा मंत्री के थे कि पैसे लिए जाए और अपने आदेश के खिलाफ ध्यानाकर्षण। अध्यक्ष महोदय बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट ने यह आदेश जारी किया। तथ्य है, आप जवाब मंगा लीजिए किसकी सरकार ने यह आदेश जारी किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 16/11/1998 में ये आदेश जारी किए कि खून भी लिया जाए, पैसा भी लिया जाए। और संवेदनशील सरकार का बार नारा दिया था। आपके आदेश की पालना नहीं की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनके वेतन से क्या तुम पैसे काटोगे? आपके आदेश के बावजूद भी वो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय एक आदेश जारी हुआ है। अध्यक्ष महोदय उस आदेश के मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आदेश संख्या 98 1081 23/98 उपरोक्त विषयांतर लेख है कि संपूर्ण राज्य में जांच किया हुआ रक्त राज्य चिकित्सालय और निजी चिकित्सालय संस्थानों को उपलब्ध कराने के लिए कितना शुल्क लिया जाए, यह मामला काफी समय से राज्य सरकार के विचाराधीन था। यह अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं विचाराधीन था। निश्चित तौर पर पूर्ववर्ती सरकार के पास यह मामला आया था, परंतु अध्यक्ष महोदय इसके बाद इन्होंने कहा कि अब सरकारी चिकित्सालय में जो कोई भी मरीज आएगा पहले तो अपने रिश्तेदार को लेके आए, उसका रक्त निकलवाए और फिर उसके साथ 250 रुपए दे। अध्यक्ष महोदय सारी स्थिति इसलिए पैदा हुई। अध्यक्ष महोदय 1992 में उच्चतम न्यायालय में एक वाद दायर हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने कुछ फैसले किए थे, जिस फैसले के अनुसार राज्य सरकार और भारत सरकार को जितने भी ब्लड बैंक है उनको लाइसेंस करना, उन ब्लड बैंकों में सारी व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात थी। अध्यक्ष महोदय हुआ ये कि सर्वोच्च न्यायालय कि आप सरकार से जवाब मंगा लीजिए। ये आदेश जारी किए बीजेपी गवर्नमेंट ने और ये मौखिक निर्देश दिए मंत्री जी ने कि ये आप शुल्क मत लेना। एक तरफ तो मंत्री जी ने आदेश जारी किए कि शुल्क लिया जाए और मौखिक आदेश जारी किए कि शुल्क नहीं लिया जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति मैं निवेदन करना चाहता हूं। सरकारी दस्तावेज नहीं है। अध्यक्ष महोदय आप इसका जवाब मंगा लें और जो जवाब तथ्य भी आ जाए, रिपोर्ट आ जाएगी, वो सत्य है। वापस लो, किस बात का है कि नहीं को लिए जा रहे हैं, वो गलत है। वापस लो, 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 नहीं चलेगा। आपके समय में पानी के पैसे बढ़े, आपके समय में बिजली के पैसे बढ़े, आप भूल गए, आप भूल जाते हो अपनी कमजोरी को, आप गुमराह कर रहे हो सदन को। अध्यक्ष महोदय भूल गए इस बात को। आपने राजस्थान में महंगाई कितनी बड़ी भूल गए। अध्यक्ष महोदय आदेश वापस लो। अध्यक्ष महोदय आपके समय में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी का गठन हुआ, इसमें लोगों से पैसे लिए गए, भूल गए क्या? भारतीय जनता पार्टी के समय में हॉस्पिटलों में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी का गठन करके जिस तरह से आम गरीब पेशेंट को लूटा गया है, आपने राजस्थान के प्रत्येक मरीज से 2-2 रुपए शुल्क लगाए। माननीय
पूर्व चिकित्सा मंत्री जी ने 2-2 रुपए जो हॉस्पिटल में घुसे उसे 2 रुपए का कार्ड दिलवाया। आपने शुल्क जारी किया। राजस्थान के करोड़ों मरीजों पर आपने प्रत्येक पर 2 रुपए शुल्क लगाया और भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रत्येक मजदूर जो कि अस्पताल में चिकित्सा कराने जाए उस पर 2 रुपए का लाल कार्ड की परंपरा आपने डाली। आपने 2 रुपए लाल कार्ड की परंपरा डाली। माननीय मंत्री महोदय, आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते। हर पेशेंट जो चेकअप कराने जाए उसको 2 रुपए देना होता है। ये आपने आज से 2 साल पहले परंपरा डाली। आज आप इसका विरोध कर रहे हैं। प्रत्येक पेशेंट को अस्पताल में घुसने से पहले 2 रुपए का कार्ड लेना पड़ता है। वो लाल कार्ड की शुरुआत माननीय शिक्षा मंत्री महोदय पूर्व आपने शुरू की है कार्ड की, जिससे करोड़ों रुपए कर लिए। खून का शुल्क वापस लो, खून का शुल्क वापस लो। पैरों पे अध्यक्ष महोदय, फिर तो ये परंपरा 2 रुपए के कार्ड की परंपरा आपने चालू की है। उसमें आप सरकार से अस्पताल में घुसते ही 2 रुपए का कार्ड लीजिए, लाल कार्ड। वो लाल कार्ड, हाँ, किसी भी गरीब को नहीं छोड़ा। आते ही टैक्स 2 रुपए का। आप तो कुछ कह ही नहीं सकते। अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया। 50 साल से जो परंपरा रही थी उसके बाद गरीबों को मरीज पर 2 रुपए का टैक्स आपने लगाया। अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष करना चाहता हूँ। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आ भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आज आप प्रवेश शुल्क की बात करें, आपने प्रवेश शुल्क लगाया हर गरीब पर, हर पेशेंट पर, हर हॉस्पिटल में घुसने वाले पर। उसके लिए आपको नहीं दे रही कि राजस्थान की जनता का आम आदमी उठ रहा है। आपने करोड़ों रुपए और लाइफ लाइन स्कीम, ये जो मेडिकल एजेंसी है उसके द्वारा वो पैसे का मिसयूज हो रहा है। करोड़ों रुपए इकट्ठा होकर राजस्थान का जवाब दें। आप कहाँ क्या आज करोड़ों रुपए का जवाब दीजिए कि 2-2 रुपए के हिसाब से जो 50 करोड़ से ज्यादा राशि गई, वो राशि गई कहाँ? आपको क्या अधिकार था? वापस लो। चुप थे। आज पूरा प्रदेश में प्रवेश शुल्क आपने लगाया 2 रुपए का। आज आप क्या कहेंगे? उस समय आपको दर्द नहीं आया जनता का? उस समय आपको जनता की परेशानी नजर नहीं आई जब 2 रुपए शुल्क लगाया? जब सरकार की सूचना आ जाएगी तो ये मोशन पे बहस ही नहीं करेंगे। इसलिए इनको पॉपुलरिटी चाहिए। ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की संख्या बल में कम होते हुए भी हम कांग्रेस पर भारी है। आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? होना चाहिए। आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? यादव साहब, आपको तो लेंगे होना चाहिए। आपको तो होना चाहिए। नहीं, आर्यो गवर्नमेंट मैटर हाउस की प्रॉपर्टी है। मिस्टर स्पीकर, मैं इनको संबोधन नहीं कर रहा हूँ। या तो फिर ये तय कर दे कि जिस दिन जो मोशन पेश होगा व्यवस्था उसी दिन होगी, बहस भी उसी दिन होगी। नहीं तो ये सूचना आ जाने दो। मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि ये बहस ही नहीं करेंगे। केवल एक काम सिद्ध करना चाहते हैं कि कांग्रेस पर संख्या में कम होते हुए भी हम भारी हैं। सदन चलेगा और आ रहे तो शुल्क लगाने की हर आउटडोर पेशेंट पर 2 रुपए का टिकट आपने लगाया। वो लाल कार्ड दिलवाने की जरूरत आपने करवाई राजस्थान के गरीबों के लिए, किसानों के लिए। उस दिन आपको नहीं आया कि गरीब के साथ क्या होगा? उस दिन आपको नहीं आया कि एक मजदूर के साथ क्या होगा? 2 रुपए आउटडोर के लिए आप विराज जाइए। छोटे अध्यक्ष महोदय, मैं पहले मेरी बात करूं, मुझे बाद में जवाब देना। 2 साल पहले राजस्थान का गरीब नहीं था, आज गरीब हो गया। माननीय राठौड़ साहब सुनो, माननीय राठौड़ साहब सुनो। माननीय राठौड़ डोनर वाले से लिया जा रहा है। आपने तो हर आउटडोर के पेशेंट से लिया था। मुझे बोलने का समय दिया है। माननीय राठौड़ साहब सुनो, आप सुनो। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन ये कर रहा था की सारी जिम्मेवारी केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। अब सुनो, अब सुनिए। केंद्र सरकार का फैसला है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर रक्त परीक्षण करके के लिए, एड्स का परीक्षण करने के लिए, हेपेटाइटिस बी का परीक्षण करने के लिए सारे किट केंद्र देता था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम देता था सेंट्रल सरकार, उसके लिए पैसे देती थी। अभी दे रहे आपकी जानकारी के लिए अभी दे रहे आप ही ने इनको सुपरिंटेंडेंट बनाया था। SMS हॉस्पिटल में आप ही ने इनको सुपरिंटेंडेंट बनाया था।
चाहते हो कि बिना परीक्षण किए हुए हम मरीजों को ऐसा? आप ही के सुप्रिंटेंडेंट हैं जो बोल रहे हैं, आप ही ने इनको उचित माना था, आज उचित बात सुने। आसन पैरों पर शुरू से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य 5 माननीय सदस्यों ने जवाब तो जनता ने इनको दे दिया। अभी तक स्थगन प्रस्ताव रखने की मैंने सम्मति व अनुमति नहीं दी है, तो अभी आसन पैरों पर माननीय सदस्य जिस तलके फुल्की भाषा का उपयोग कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान का सदन है अध्यक्ष महोदय। ये चाहेंगे जिस पर आरोप लगाएंगे, राजस्थान को खा गए। अरे कितने की ईमानदार है? अरे शिक्षण मेरे से लिए तुम्हें मेरे से लिए बात करते हो बिना मेरे से लिए सम्मानित से बात करता मैं खड़ा हूँ। तो बोले छोड़ क्या बोलेगा? माननीय सदस्य, मैंने सरकार से जानकारी मांगी है। अगर आप अब इस स्थगन प्रस्ताव पर ये अध्यक्ष महोदय सदन चल रहा है, ये अध्यक्ष महोदय सदन चल रहा है। हाँ मैं कह रहा हूँ। आप इस तरह से नहीं कह सकते। आप माननीय अध्यक्ष महोदय को इंगित करके कहिए, व्हाटएवर यू वांट टू मेंशन यू स्पीक टू द ऑनरेबल स्पीकर। में नाम चाहते हो तो आ जाएगा। अरे आप जी सदस्य ने कहा है कि शब्द को कार्रवाई से एक्सपंज करवाइए। ये तो पूरे राजस्थान की जनता कह रही है, वो तो राजस्थान की जनता की भावना रखी है इन्होंने। कैसे कैसे हॉस्पिटलों में पोस्टर तोड़ी गई है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। भी दे दिया इनको, इसलिए तो इनके अंदर आग बुबुल उठ रही है। सुनना चाहते हो पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी को जब आग बुबुल हो रहे हैं अंदर से। भारतीय जनता पार्टी की भारत की सरकार को कहिए कि वो सब्सिडी जो उन्होंने सब्सिडी बंद की है उसको तो उन्हें पुनः शुरू करे। भारतीय जनता पार्टी को कहिए, भारत सरकार में जो बैठी है उसको कहो वापस लो। अरे आप करवा सकते हो, नारे मत लगाइए, आप करवा सकते हो इस काम को, वापस लो। आप तो वापस करवा सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के भारत की सरकार को लिखिए, उन्होंने ही सब्सिडी को वापस लिया है। माननीय राठौर साहब आप तो जानते हैं अच्छी तरह, भारतीय जनता पार्टी ने इसको वापस किया है सब्सिडी को, उनको लिखिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को भारत सरकार को लिखिए। यह नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की भारतीय सरकार में जो बैठी है उसने ये बंद किया है सब्सिडी। एक तो भारत सरकार से आप संबंध करवा रहे हो, बात कर रहे हो। सरकार से सुनना चाहता है या नहीं चाहता? चल रही है, ये केवल जनता का ध्यान। दूसरी तरफ आप जो है आपने जो बात कही है उसका उत्तर क्यों नहीं सुनना चाहते हो? ये भारत सरकार से सहायता बंद करवा के नहीं नारे कर रहे हो आप। अध्यक्ष महोदय ये अपनी बात उनको कहिए, यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और अपनी बात का उत्तर सुनना नहीं चाहते। जवाब तो सुनिए, आपने जो बात कही है उसका जवाब तो सुनिए। कि जब कोई मोशन आपने लिया ही नहीं तो जवाब किस आधार पर दे रहे हैं आप? आपके पास सूचना है, इसका मतलब आप उनका रिप्लाई दे रहे हैं। आप उनको उकसा रहे हैं। आज आपके पास कभी कोई ये आर्गुमेंट करेंगे नहीं, इनका जवाब आ जाएगा तो ये बहस नहीं करेंगे। कैंसिल करके फिर ये चलाते थे, इनका क्या है? इनका सदन का नेता ये बन गया क्या जगमाल सिंह जी यादव? हर एक चीज आज इसको राजस्थान को कंगाल करके आज माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है।
और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए आपको जवाब दे रहा हूँ। जिस समय तक जाएगा जाऊंगा। ये कांग्रेस पार्टी ने भी मान लिया कि आज से सदन के नेता जगमाल सिंह यादव है। आपके स्थगन प्रस्ताव पर श्रीमान अशोक जी गहलोत है, हर एक चीज में ये बीच में खड़े होकर जवाब देते हैं माननीय और सदस्य मंत्री जी को निर्देश देते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कोई बात हुई क्या? निर्दलीय थोड़ी, निर्दलीय माननीय सदस्य चोरू और अन्य माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर मैंने जानकारी मांगी थी। जानकारी मांगने के बाद में तथ्यों को देखकर उसमें अनुमति देता या सम्मति देता या नहीं देता, मैंने निर्णय लिया नहीं। लेकिन तो भी आप जो है इस मुद्दे को बार बार सदन में जो है उठा रहे हैं। देखिए, उसके बाद में चिकित्सा मंत्री जी भी एक वक्तव्य देना चाहते हैं। अगर वो अब वक्तव्य देंगे तो उस वक्तव्य के बाद में जो है नहीं, वक्तव्य वो देंगे, वक्तव्य दे सकते हैं, उसके बाद में मैं उस पर कोई व्यवस्था नहीं दूंगा इस एडजॉर्नमेंट मोशन। तो द मैटर एंड्स। एक चीज अध्यक्ष महोदय, मैं इस कंट्रोवर्सी में अध्यक्ष महोदय मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि किसने ये ऑर्डर निकाला, पर इम्प्लीमेंटेशन अभी हुआ है। ये जानकारी भी नहीं थी कि कब ये हुआ था। मेरा तो यही निवेदन है कि दिल्ली के अंदर भी कोई भी अस्पताल के अंदर ऐसा शुल्क नहीं है, न तो जानकारी ले रहा हूं, बात समाप्त हो गई। हॉस्पिटल के अंदर है, ना एम्स के अंदर ऐसी व्यवस्था है, वहां पे भी फ्री दिया जाता है। तो अपन ये शुरुआत यहाँ SMS से क्यों कर रहे हैं, इसका भी जवाब आ जाए साथ ही। फिर इस स्थगन प्रस्ताव पर अगर मंत्री जी अगर वक्तव्य देने की स्थिति में है तो मैं उनको वक्तव्य देने के लिए अनुमति देता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट होना चाहिए सर पर, ऐसा नहीं है अभी चर्चा इतनी हो गई, या तो रेगुलर स्टेटमेंट अगर गवर्नमेंट देती है तो ठीक है, वक्तव्य दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मेरा मंतव्य नहीं है कि चेयर की रूलिंग को चैलेंज करना, लेकिन मैं सदन से और आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक गलत प्रेसिडेंस सेट कर रहे हैं। इस प्रकार से कई मुद्दे उठाए जाते हैं, उठाए गए हैं भूतकाल में, भविष्य में भी उठाए जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चलेंगे, आप निश्चित रूप से निर्देश दे सकते हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन जब तक कि सरकार की पूरी जानकारी उपस्थित नहीं हो जाए और कोई प्रोग्राम हमारे सामने नहीं आवे, हम रोज की हमारे सामने कार्यसूची प्रस्तुत की जाती है। सदस्यों का ये अधिकार है कि कार्यसूची में आप किस विषय को लें, और आपने यहाँ पहले रूलिंग दे दी है कि आप सरकार से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसमें जल्दबाजी की कहाँ आवश्यकता है। इसलिए मेरा नम्रतापूर्वक निर्णय कि आप कृपया इस प्रकार से रश करके किसी वक्तव्य के लिए हम और मैं सरकार की तरफ से मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि पूरी जानकारी के साथ में स्टेटमेंट दें। तैयार हो रहे हैं, हमने तो कोई ये बात कही नहीं कि अभी मंत्री जी खुद तैयार हैं देने के लिए, तो फिर आपत्ति कहाँ हो सकती? वो देना चाहें तो उसको क्यों रोका जाए? भीम से आने वाले माननीय विधायक ने काफी महत्वपूर्ण बात सदन में रखी है। एक परंपरा और व्यवस्था का प्रश्न रहा है। अगर इसी प्रकार अगर स्थगन प्रस्ताव आएंगे इसी समय, अब मुद्दा और बन गया। माननीय कई सदस्यों ने कई मामले माननीय राजेंद्र सिंह जी पे अंकित और कर दिए। अब और भी उसके भी बारे में भी डिटेल कलेक्ट करनी चाहिए सरकार, क्योंकि कई मुद्दे और सामने आ गए, कई भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आ गए। तो प्रश्न ये कि राज्य सरकार को सारे मुद्दों को जो सदन में आ गए उनकी सारी जानकारी हासिल करके जवाब दे तो ज्यादा अच्छा रहे। हाँ, फिर आपत्ति किस बात की? फिर आपत्ति की अगर मंत्री जी नहीं देना चाहते थे तो हम इनको जबरदस्ती तो दिला ही नहीं रहे। अगर हम जबरदस्ती कहते कि साहब अभी का भी दो, जब तो समझ में आती। मंत्री जी खुद देने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप सब इन्हें रोकना चाह रहे हैं। ये तो परंपरा, ये भी परंपरा के खिलाफ हो गया। ये भी परंपरा के खिलाफ हो गया कि मंत्री जी देना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं मत दो। माननीय अध्यक्ष जी,
राजेंद्र जी, और राजेंद्र जी, अरे सुनिए, आदेश भी जारी हो गया। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था आपने दे दी और आसन से आदेश तैयार करके और लाइए। मंत्री महोदय खड़े भी हो गए। अध्यक्ष ये अगले वक्त में ही लिया जाएगा, आज इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं हो मंत्री महोदय सकता। बोले सारा चूंकि जनता के भविष्य से और गरीब मरीजों से जुड़ा विषय, इस पर चर्चा अध्यक्ष महोदय अगर आपकी आज्ञा है और आपने क्या प्रदान कर दी तो इस पर चर्चा भी हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन ये है इसमें कि जब एक प्रश्न आपके सामने आ गया और आपने एक निर्णय दे दिया, देने के बाद मंत्री जी सब तरह से तैयार है, उनको स्टेटमेंट देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 290 तक देना चाहता हूँ। 290 A statement may be made by a minister on matter of public importance with the consent of the speaker। तो आपने कंसेंट दे दी, वो देना चाहते हैं, तो कहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है? माननीय 290 माननीय अध्यक्ष जी, मैं 1 मिनट निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं 1 मिनट निवेदन करना चाहता हूँ। आपके चैलेंज को यहाँ पर भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। नियम 50 से लेकर के 55 तक जो प्रक्रिया निर्धारित है, उसमें आसन की अनुमति के बिना उस विषय पर कोई भी यहाँ पर चर्चा नहीं होगी। तो अभी माननीय सदस्य उस पर जो है चर्चा करते रहे, और जब चर्चा करते रहे तो मैं ये समझ के बैठा कि अगर जो है स्वास्थ्य मंत्री जी अभी उत्तर देने के लिए अगर इच्छुक हैं तो मैं उनको जो है उत्तर देने के लिए मैं अनुमति देता हूँ। ये सुनिए आप। लेकिन जहाँ तक दूसरा आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, नियम 290 के अंतर्गत वो स्टेटमेंट जो कोई भी मिनिस्टर देता है वो सुओ मोटो देता है। उसका स्थगन प्रस्ताव जो आज प्रस्तुत किया गया है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक इम्पोर्टेंस, एनी मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंट है, और आपकी कंसेंट से पब्लिक यू हैव ऑलरेडी गिवन द कंसेंट। आप कंफ्यूज, आपने कंसेंट नहीं साहब, इसने कह दिया नहीं उठ सकता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि जब माननीय सदस्य चाहते हैं कि आज ही जो है उनको जो है अगर उत्तर दे सके और अपना वक्तव्य दे सके, तो ये तो उनके सोचने की बात है कि वो पूरा वक्तव्य देंगे या कुछ मुद्दे आप उठा रहे थे वो थोड़ा देर के लिए देंगे, लेकिन उसके बाद में फिर स्थगन प्रस्ताव के ऊपर आसन की तरफ से जो है कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। वो खत्म हो गया। स्टेटमेंट मिनिस्टर ने दे दिया तो तुरंत नहीं आ गया सर, लेकिन वो एडजस्टमेंट मोशन पे चर्चा नहीं हुई बात में, वो खत्म हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जिस विषय को जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाए प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता है क्या? अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर जब तक आपकी आसन का जो है निर्णय नहीं हो जाए, दूसरा उसी दौरान दूसरा व्यवस्था का प्रश्न क्या उठाया जा सकता है क्या? अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक ही व्यवस्था का प्रश्न आता है, मैं दूसरा एक साथ नहीं उठाया जा सकता। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 23/12/98 को मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से बोल रहा हूँ। ये कहूँगा ना नहीं अध्यक्ष महोदय, ये सब रूल्स को अपन रिलैक्स कर रहे हैं क्या? स्टेटमेंट के पहले इनका कोई भाषण नहीं होगा। He can only seek explanation after the minister has made the statement। और मिनिस्टर को भी माननीय अध्यक्ष प्रेस नहीं कर सकते, मिनिस्टर का वॉलंटरीली जब चाहे स्टेटमेंट दे सकता है। अब चूंकि मंत्री महोदय एग्री कर गए तो वो नहीं, उनकी मर्जी है, वो अगर देना चाहें आप तो बोलोगे, अनुमति से बोलोगे, आज भी बोलोगे, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय रूल्स का अगर अपन करेंगे तो फिर आप क्यों उनको बात कर रहे हैं बार बार इस बात के लिए? जब वो दे ही नहीं रहे तो आप क्यों बात कर रहे हैं इस बात के लिए? ये तो आपका गलत है बात करना इस बात के लिए। आप बार बार क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? ये व्यवस्था जब आसन ने दे दी और उसके बाद में माननीय मंत्री जी उसके लिए स्टेटमेंट नहीं दे रहे इस समय, तो आप बात नहीं कर सकते। टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आज प्रातःकाल से देख रहा हूं कि आप बराबर जो है
आसन को संबोधित नहीं करके माननीय सदस्यों से जबरदस्त बैठते हैं। आपको संयम और जो थोड़ा संयत आचरण यहाँ पर रखना चाहिए। क्योंकि उनके पास में पूरा वक्तव्य आपके पास में तैयार है क्या? नहीं है। जब आप बीच में जो है ये जवाब देने की बात जो है, कोई प्रश्न उठाया है तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। आपको जो है पूरा जो है जानकारी पहले मुझे देनी है, मैं उसके ग्राह्यता के संबंध में जो है निर्णय लूँगा और उसके बाद जो है माननीय सदस्य जो है उस संबंध में चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि शोकावृत्ति का आज रखा हुआ है, इसलिए पहले रख देता तो ज़रा उचित रहता। इसलिए मैं पहले सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्राधि श्री बुलाकीदास कल्ला। अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार शिक्षा विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री प्रद्युमन सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या RFC/F/31251 दिनांक 18/3/98 जिसके द्वारा द राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन स्टाफ रेगुलेशन 1958 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं। श्री दीपेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाज़त से मैं कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार कृषि विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। प्रतिवेदन एवं लेके श्री बुलाकीदास कल्ला। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय संविधान की धारा 323(2) के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री हरेंद्र मिर्धा। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कंपनीज अधिनियम 1956 के धारा 619(a) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेख वर्ष 96-97 सदन की मेज पर रखता हूं। वित्तीय कार्य अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 1998-99 का उपस्थापक श्री चंदनलाल बैस। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 98-99 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे सदन में उपस्थापित करता हूं। शोकाव्यक्ति। मान्य सदस्यगण, शोकाव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गद्य न दिवंगत हुए इस विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्यों के प्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व विधायक श्री गणेश लाल बैरागी का जन्म 7 जुलाई 1943 को बूंदी जिले नीमका खेड़ा ग्राम में हुआ। आपने बीकॉम और LLB की उपाधि प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन में आप गवर्नमेंट छात्र संघ के अध्यक्ष व महामंत्री रहे। आप 6वीं और 8वीं विधानसभा में हिंडोली निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल में आप विशेषाधिकार समिति व अधिनिष्ठ विधान संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। किसानों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री बैरागी लगभग 25 वर्ष तक सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे। श्री गणेश लाल जी बैरागी का दिनांक 24 जनवरी 1999 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री सुभाष चंद्र आर्य का जन्म वर्ष 1922 में झुंझुनू जिले के ग्राम कोहाड़वास में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री सुभाष चंद्र आर्य 6ठी विधानसभा के लिए
सूरजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप ग्राम पंचायत के साथ ही जिला बोर्ड के सदस्य भी रहे। श्री आर्य अपने सार्वजनिक जीवन में सामाजिक समस्याओं का समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। श्री सुभाष चंद्र आर्य का दिनांक 4 जनवरी 1999 को निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक श्री परशुराम बाकोलिया का जन्म वैशाख शुक्ला चतुर्दशी संवत 1972 को हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में हुआ। आपने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। आप सिंधी व गुजराती भाषा का भी आपको अच्छा ज्ञान था। बाकोलिया वर्ष 52 में अजमेर राज्य विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए और वर्ष 67 में आप चतुर्थ राजस्थान विधानसभा के लिए नागौर जिले के पर्वत क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आपने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा 6 माह की जेल यात्रा भी की। वर्ष 1947 से 55 तक आपने इंदिरा गांधी नारीशाला का संचालन किया। दलितों के उत्थान के लिए सक्रिय रहे श्री बाकोलिया हरजन रिफ्यूजी पंचायत, रेगर पंचायत एवं अजमेर दलित वर्ग संघ के प्रधान भी रहे। वर्ष 1947 से 66 तक आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सक्रिय सदस्य रहे। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले श्री बाकोलिया वर्ष 54 से 57 तक साप्ताहिक पत्रिका हरिजका के संपादक भी रहे। श्री परशुराम बाकोलिया का दिनांक 20 जनवरी 1999 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री अमर सिंह का जन्म 21 मार्च 1922 को जयपुर जिले के सावरदा गांव में हुआ। आपने BA तक शिक्षा प्राप्त की। श्री अमर सिंह तीसरी विधानसभा के लिए दूध निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप जात-पात के भेदभावों को दूर करने में काफ़ी सक्रिय रहे। श्री अमर सिंह का दिनांक 29 जनवरी 1999 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री देवी सिंह जी मंडावा का जन्म चैत्र शुक्ला प्रथमा संवत 1979 को मंडावा क्षेत्र में हुआ। आपने BA की उपाधि प्राप्त की। श्री देवी सिंह मंडावा प्रथम राजस्थान विधानसभा के लिए उदयपुर शेखावटी निर्वाचन क्षेत्र से रामराज परिषद के विधायक निर्वाचित हुए। तो वर्ष 64 से 77 में आप राजस्थान से राज्यसभा में स्वतंत्र पार्टी के सांसद रहे। राजस्थान क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। श्री देवी सिंह जी मंडावा कई वर्षों तक राजपूत सभा के अध्यक्ष भी रहे। प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान मेयो कॉलेज के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप इस संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए संस्था द्वारा आपको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। आप इंडिया नेचुरल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के राजस्थान चैप्टर के सचिव भी रहे। राजनीति के अलावा आप सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे। अनेक शिक्षण संस्थानों से संबंध रखने के अलावा आप रॉयल इंडियन सोसाइटी लंदन के सदस्य भी थे। श्री देवी सिंह मंडावा का दिनांक 15 जनवरी 1999 को निधन हो गया। मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संपत्ति परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट खड़े होकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करें।
सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 23 मार्च 1999 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।